खवातीन देखते हैं कि बड़ी वायरल होती है लड़कियां ये ब्याह में, उसमें सर वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? इनविटेशन टू ट्रीट, इनविटेशन टू ट्रीट आपको ये एक डाइनर है, जैसे इसकी काफी ज्यादा ब्रांड्स हैं, लोगो हो गया, उनकी फिक्स प्राइस है, ठीक है, यानी कि वो जो ऊपर टैग है उसी के ऊपर हमें मिलेगी। लेकिन कुछ शॉप्स ऐसी भी होती हैं जैसे लोकल में आप जाते हैं तो वो बेसिक इनविटेशन टू ट्रीट में क्या है, अगला बंदा आपको वो चीज दे ना दे उसकी मर्जी है, बट इन ऑफर में आपको वो देने का पाबंद है अगर आपने एक्सेप्ट कर वीडियो करने के लिए मतलब करने के लिए कह सकते हैं कि ऑफर में ऑफर अप्रोच करता है, जबकि इनविटेशन तो उसमें जो ऑफर ही होता है वो ऑफर ही अप्रोच करता है, और अप्रोच करके फिर खुद ऑफर करता है। खुद ऑफर क्या कर रहा है, आप डाइनर की शॉप पे गए, यू आर द ऑफरी, पहले अब आप लेने जा रहे हो ना, वो आपको ऑफर कर रहे हैं कि ये हमारी चीजें हैं, आपने पर्टिकुलर कोट उठाया, आप उठा के गए अपने काउंटर के सामने रखा, अब आप उनको क्या ऑफर कर रहे हैं कि मैं ये कोट लेना चाहता हूं, अब आप ऑफर कर रहे हैं, अगला बंदा दे ना दे वो उसकी मर्जी है। इनविटेशन टू ट्रीट में ठीक है, ठीक है, भले स्पेसिफिक वो जो कैटलॉग में चीज होती है, जो डिस्प्ले में चीज है, इस तरह की चीजों को बोलते हैं इनविटेशन टू ट्रीट। आप आओ लो, आप हमें बताओ कौन सी चीज चाहिए, आगे हमारी मर्जी है, दें ना दें दैट तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। हाँ वो उसके एग्जाम्पल है। किसमें मिसाल देके समझाए ना, मैं समझा नहीं आता। हाँ ना, वो देखें, ये जिस तरह ऑप्शन होती है, आप उसकी बात कर रहे हैं, चलें ऑप्शन की बात करते हैं। मेरा घर का फर्नीचर है, मैं बेचना चाहता हूँ, पूरा घर का फर्नीचर 10 लाख रुपए का है, मैंने एक एडवर्टाइज की, जो भी लेना चाहता है कल को फला टाइम पे आ जाए, 10 लोग आ, ठीक है, मैंने कहा मैं अपना ये 10 लाख में बेचना चाहता हूँ, अगला बंदा कहता है मैं लेना चाहता हूँ, मैं हमारी बहन, मुझे ऑफर अच्छी आ गई, किसने उसने दे दी, पीछे बैठा है सब कहता है मैं 15 लाख में दूंगा, तीसरा ये बंदा कहता नहीं मैं 20 लाख में दूंगा। अब ये चीज इधर देखनी पड़ेगी कि मैंने जब एडवर्टाइज किया था तो क्या लिखा था, मेरी कंडीशन क्या थी, मैंने यही लिखा था कि मैं सिर्फ सामान 10 लाख का ही दूंगा, अगर 10 लाख का दूंगा जो मुझे पहले मेरी चीज को एक्सेप्ट करेगा तो उसको जाएगी, अगर मैंने ये चीज नहीं लिखी, ऑप्शन है, आप 10 लोग आए हैं जो अपना रेट बताए, तो फिर वो इन्विटेशन दूसरी। It depends on the clear specific words which you have mentioned in your advertisement, क्या आपने ऑफर करते वो चीजें एडवर्टाइज, ये आपकी सारी वर्डिंग्स के ऊपर होता है। क्लियर है? वो एक अलग केस है, वो हम पढ़ेंगे, वो एक मजे का केस है, वो ऑफर और इनविटेशन टू ट्रीट के ऊपर है, पढ़ना चाहते हैं? अच्छा सर, जी जी आप, वो हमारा जो केस था वो कार्लिल वर्सेस कार्बोली केस था, इसमें वो कंपनी ने अपनी कंडीशन टर्म एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से बताई, उन सही तरीके की बताई हुई टर्म्स एंड कंडीशन को एक खातून ने पूरा फॉलो किया, वो ऑफर थी, खातून ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा खातून ने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट किया है, नाउ यू आर बाउंड टू पे 100 पाउंड टू दैट जज। अच्छा एक और केस है नीचे है, वो आपको मजीद चीजें समझा देगा ऑफर। ये केस है, इतना छोटा सा है, आप इसको पढ़िए। शॉपकीपर
This law is legal under the relevant legislation. However, the court held that the display of the weight with a price tag was an invitation to trade. भगवत आप आगे आ जाइए. not an offer was made. The defendant had not made an offer to sell the right. Instead, he was inviting customers to make offers to purchase it. Therefore, he could not be convicted to offering to sell a prohibited weapon. This case illustrates that the display of goods with price tag in a shop below or a shelf to slightly consider an invitation to trade rather than an offer. It is an invitation for customers to make offers to purchase the goods, which the shopkeeper may accept or reject. इसमें जो ब्रांड लगा के जो करती है उसके ऊपर जो करें वो आप लोगों का ठीक है वो उसको सेट करता है या नहीं करता. हाँ, ये भी उसकी जवाबदेही है. आपको उसकी जवाबदेही. अब सर आप समझे हैं दो चीजें थी जिनमें मसला था. एक थी ऑफर, एक थी इन्विटेशन टू. हमें इसमें मसला था कि ये ऑफर क्या है, इन्विटेशन टू. ऑफर ये चीज है जब कोई भी बंदा किसी एक बंदे को या मल्टीपल बंदों को मुखातिब होकर कहे ये चीज मैं इतने रुपए की बेचना चाहता हूँ, कोई लेगा तो सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करेगा. नाउ आई एम बाउंड टू पे दैट पर्टिकुलर थिंग दैट पर्सन व्हाट इट ऑफर मी. जैसे कोई बंदा एक्सेप्ट करता है मैं देने को पाबंद हूँ. इन्विटेशन टू ट्रीट में ऐसे नहीं है. इन्विटेशन टू ट्रीट में यह है कि मैंने एक दुकान लगाया हुआ है, 100 चीजें रखी हुई, चीजें मेरी सब पे प्राइस लगी हुई है. आप आओ देखो जो चीज आपको अच्छी लगती है आप ऑफर करो कि सर ये मैं चीज गिलास, ये बैग, ये घड़ी मैं लेना चाहता हूँ, अब मेरी जवाबदेही है मैं आपको बेचूंगा ना. आपको कोई चीज पसंद भी आ जाती है. इस केस में फिशर वर्सेस बेल में एक मजे का केस ये था, एक दुकान था, उस दुकान के अंदर एक विंडो के ऊपर क्या लगा हुआ था, नाइफ, चाकू, एक खंजर, ऐसी खंजर जो कि आपके कानून के मुताबिक इलीगल है. ठीक है, खंजर, बंदूक, ऐसी चीजें आप किसी को कत्ल कर सकते हो ना, तो इस तरह की चीजें आप अपने पास वैसे नहीं रख सकते. अपने उसने दुकान पे लगाया हुआ था नाइफ, सपोज कर इसकी प्राइस लगी थी 10,000 पाउंड लगाई हुई, पड़ा हुआ था. एक बंदा आता है, मैम सजदा आती है, देखती है कि इसके दुकान में तो क्या पड़ा हुआ है, खंजर पड़ी हुई, ये तो गलत बात है, क्यों बेच रहा है. कि जाती केस करती मुझ पर कि ये लोगों को ऑफर कर रहा है कि आओ ये चीज लो. क्या कह रहा है, ऑफर कर रहा है. जज साहब कहते हैं कि नहीं बेटा नहीं, ये उस बंदे की चीज है ना, ये हमें ऑफर कर रहा है, बेची तो नहीं है ना. ये गुनाह तब होता है, जुर्म तब होता है जब वो चीज एक्शन में आ जाए. वो कहता है इसने इसको बेची नहीं, इसकी सवाबदी है. अगर आप लेना भी चाहो ना, ये नहीं दे रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा आपके ऑफर को, है ना, टेक पड़ी हुई, प्राइस लगी हुई है, तो वो बंदा उस चीज को नहीं बेचता. इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं, इन्विटेशन टू ट्रीट. सर समझ आ गई है. वो क्या थी कि भाई जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करो ना, तो आपकी अपनी विल होनी चाहिए. आपके ऊपर कोई गन पॉइंट पे कोई जोरी जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट ना कराए. जिस तरह होता है ना, आपके 100 एकड़ की जमीन है, मैं आपके ऊपर गन पॉइंट रखता हूँ कि इसके ऊपर सिग्नेचर करें, ये आप कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कि ये मैं 100 एकड़ मुझे दे रहा हूँ. होता था ना, इस तरह आज भी होती है ना चीजें. तो ये उनकी 10th सेंचुरी में ये चीज इवॉल्व हुई कि भाई दोनों पार्टीज की कंसर्न, दोनों पार्टीज की विलिंगनेस, व्हिच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ऐसे नहीं है कि एक पार्टी किसी को गन पॉइंट पे करा ले, अगला बंदा रुलता रहे. नहीं, अगर वो अगला बंदा अगले दिन कोर्ट आता है तो उसकी भी सुनी जाएगी, उसकी विलिंग, उसकी एक म्यूचुअल कंसेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो फ्रीडम ऑफ पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना बहुत जरूरी है. आगे करें, नेक्स्ट पढ़ें. That law continues to evolve. It is this focus of protection and fairness
consumer protection laws were introduced to protect consumers from unfair terms. कंज्यूमर कौन है? ठीक है, परचेजर, बायर, सेलर कौन है? कंपनी। कंपनी की मोनोपोली क्या होती है, तो मुझे समझाएगा? ये जो टाइम था ना यूके के अंदर, देखें लॉ बढ़ता गया ना, ठीक है, जो अकल समझ शऊर ज्यादा आता है तो फिर आप और बारीकी में जाते हैं। बाद में कहते हैं हमारे जो हट के चीजें, हमारे जो लीडर हजरात हैं हमें अभी तक रोटी कपड़े मकान पे लगाया हुआ है, तो अभी तक हम राइट्स पे क्या जाएंगे? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो हमें पता ही नहीं, हमें अभी तक बेसिक चीज ही नहीं मिल रही। तो हम वो जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो अपने अब पब्लिक को इतना फैसिलिटेट कर चुके हैं कि वो अब छोटी चीज को भी अंदर उसके मजीद कहते हैं ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स में भी ये बात करते हैं कि अगर कोई बंदा जा रहा है, उनको कोई आते हुए कोई हिरास नहीं कर सकता, ये उस चीज के अंदर भी आती है। तो ये जब टाइम आया ना, उस टाइम में आपके यूके के पार्लियामेंट ने देखा कि यार जो कंज्यूमर है उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं। अब ज्यादती कैसे हो रही है? अगर आज के ज़माने में आप कहो कि कोई बायर है, परचेजर है, उसके साथ ज्यादती कैसे होती है? हम रूटीन में आप और मैं परचेजर हैं, हमारे साथ डेली बेसिस पे कोई कंपनी का बंदा कर रहा होता है, कंपनी खुद कर रही होती है, प्राइस मैनिपुलेट करती हैं। कैसे? पाकिस्तान के अंदर सिर्फ चंद एक कंपनीज है गाड़ियों की, टोयोटा है, सुजुकी है, होंडा है, ये तीन कंपनी है, इनकी एक मोनोपोली है। तो गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई हमारे अलावा किसी और कंपनी को नहीं आने देना। ये एक मखसूस अमाउंट सपोज करें गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो कहते हैं हमने गाड़ी अपनी जो 10 लाख की है ना, वो बना के 40 लाख की बेच रहे हैं। कंज्यूमर क्या करेगा? मजबूरी, आप लेंगे। आपके सामने मेरान 3 लाख की थी, अभी 12-13 लाख की है। एल्टो 10 लाख की थी, अभी 30 लाख की है। इट इज दिस, वही सेम गाड़ी आपको इंडिया के अंदर 3 लाख की मिल रही है, इससे बेहतर कंडीशन में। तो ये कंपनीज की मोनोपोली है जो कंज्यूमर को तंग कर रही होती है। इसमें इंग्लैंड के लोगों ने, इंग्लैंड के जजेस ने, इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने देखा इस तरह की कोई कैसे लॉज बनाए जो कंज्यूमर को नुकसान ना दे। सपोज करें अगर अगली कंपनी आपको 10 लाख की गाड़ी 40 लाख में दे रही है ना, इट मीन्स अनफेयर कर रही है। उन्होंने एक लॉज बना लिए, अनफेयर एक्ट बना लिया, आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। ये चीज इतने की नहीं बनती जितने की आपने बनाई हुई है। मजबूरी है ना, आपने लेनी है ना एक चीज। तो समझ रहे हैं, इस तरह की मोनोपोलीज होती हैं कंपनीज की, इंस्टीट्यूशंस की, जो फिर मजबूर कर देती हैं। तो उस मजबूरी से लोगों को बचाने के लिए इंग्लैंड ने कुछ लॉज बनाए। अब वो लॉज कौन से हैं, नेक्स्ट करें। ये है, पहले तो आता है इंग्लैंड के पास। अब हम ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिखना कौन सी चीजें इंग्लैंड के अंदर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के साथ डील करती हैं। द फर्स्ट वन इज कॉमन लॉ। कॉमन लॉ मीन्स the precedent set by the judiciary, the precedent set by the judges. Precedent mean फैसले, set by the judges, उसको कॉमन लॉ आपका, जो जुडिशियल डिसीजन को कॉमन लॉ बेसिकली बोलते हैं। ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज डेवलप्ड थ्रू जुडिशियल डिसीजन एस्टेब्लिशिंग precedent that guide future cases. द केसेस इंक्लूड कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक हो गया, या 2-3 इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, उसमें जजेस हजरात एक प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं कि ऑफर क्या है। जिस तरह कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में बताया कि कोई भी कंपनी, कोई भी बंदा अगर स्पेसिफिक चीजें एडवर्टाइज करेगा, उसमें हर चीजें इंक्लूड करेगा, दैट विल बी कॉल्ड ऑफर। हम अभी जो चीज पढ़ रहे हैं, यूके के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को कौन से लॉ डील करते हैं शरिया? कॉमन लॉ क्या है? कॉमन लॉ बेसिकली जो जजेस ने फैसले किए हैं ना, उसको बोलते हैं कॉमन लॉ। पाकिस्तान का मुल्क जो रेगुलेट या जो फंक्शनिंग करता है, उसको चलाने के लिए क्या है पीछे? कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके की जो पूरी कंट्री को जो चलाने के लिए जो पीछे ड्राइविंग फोर्स है ना, उसको बोलते हैं कॉमन लॉ। मीन्स के वो आपका जो कंट्री चलता है ना, मोस्टली
वो जुडिशियल डिसीजन जो करें। पहले ज़माने में इस तरह स्ट्रॉन्ग ऐसे ज़बरदस्त उनके फैसले हैं जो फैसला लॉ बन चुका है, वो एक फ्यूचर सेट बन चुका है। कोई भी बंदा अगर इस तरह की चीज़ करेगा तो उसको इस तरह जो फ्यूचर केस में उसके अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। सेकेंडली, ये समझ में आ गया? पूरी है किसी को? सर जी आपको समझ में आ गई? उसके बाद है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट, ये आप पढ़ें डर। that regulates the use of foreign contract need to protect the human confidence that from negligence or breach of contract. पार्लियामेंट ने एक ऐसा लॉ बनाया जिसको नाम दिया अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। टर्म्स एंड कंडीशन सुना है ना? टर्म्स एंड कंडीशन मीन्स जो आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखते हैं। फर्दर डिटेल्स में पढ़ेंगे, टर्म्स अलग चीज़ है, कंडीशन अलग है, क्लॉज अलग है। बट अभी आपको एक सब मेजर क्यूमुलेटिव बताऊं तो सपोज करें मैं बायर हूँ, ये सेलर है, मैं इनकी कंपनी पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ सर जी मुझे 10 मोबाइल चाहिए। कहता है मैं आपको दूंगा। मोबाइल एक कितने का है? 10,000 का है सपोज करें। कहता है आप 10 मोबाइल इकट्ठे ले रहे हैं तो इस तरह कर, मैं कहता हूँ मैं हाफ पेमेंट अभी करता हूँ, बाकी पेमेंट कल करूँगा। ठीक है, तो फिर तो मैं आपसे डबल ट्रिपल पैसे चार्ज करूँगा, कितने टाइम में लूँगा, ये आपने बाकी चीज़ें करनी है। इलीगल मुझसे कुछ चीज़ें करवाए, वो जो क्लॉज होती है ना, जो कंडीशन होती है वो लिखवाने की कोशिश करे। तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने ये लॉ जो बनाया जस्ट टू प्रोटेक्ट द पर्सन जिनके साथ अगर अगला बंदा कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंक्लूड करवाए। आम अल्फाज में आप लोग सर डेली बेसिस पे जब ट्रांजेक्शन करते हैं, जब आप दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों की रजामंद होती है। अगर अगला बंदा थोड़ा तगड़ा है, वो कहता है नहीं नहीं ये टर्म भी डालो, कि अगर ये इसने नहीं किया तो मैं इसको ये भी करूंगा, तब कोई ऐसी चीज अगले बंदे को जस्ट टू थ्रेट हिम, ऐसी जो टर्म है ना वो इलीगल कहलाएंगे, भले उस कॉन्ट्रैक्ट में ही। तो आपको या उस बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा लॉ है? कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट है। इस तरह की जी टर्म्स एंड कंडीशन, अगर अगला बंदा आपके साथ ज्यादती करवा के कुछ ऐसी लिखवा रहा है ना, तो आपको ये लॉ प्रोटेक्ट करता है। क्या जी? द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट मीन्स के जो टर्म्स होती है ना वो फेयर होनी चाहिए, मेरा भी फायदा हो आपका भी फायदा हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप अपना फायदा देखें। जी ये आज सेकेंड वीक की है। आप क्या समझते हैं पूरे 15 वीक का हमारा यही सिलेबस है? आज भी आज भी सर ये चीजें थी ना, ये स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीजें थी। मैंने स्टार्टिंग की जो लॉ एंड मतलब कि ये है वही मेन लेक्चर है, लेकिन उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट रिमूव कर दिया। जो मेजर चीज जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है ना वो यहाँ से है। हाँ पूरे वीक एक एक वीक देखें। आप स्लाइड्स को ना देखें ना, आप ये स्लाइड 66 स्लाइड देखें, परेशान ना हो। मेरी कुछ स्लाइड 30 भी होती हैं, अब कुछ चीज़ों को इतना वो डिटेल में बताया है ताकि आपको समझ में, आप इसको घर जाके गो थ्रू करेंगे, यू विल गेट इट द होल पॉइंट। आप इंटरप्रेट कर रहे हो मेरे इन बातों को। तो कहने से मुराद ये है यूके के पार्लियामेंट वक्त के साथ कुछ लॉज बनाए जस्ट टू प्रोटेक्ट द पब्लिक, जस्ट टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर और द परचेजर, या उस बंदे के लिए किसी के साथ जाती ना हो सिंपल। नेक्स्ट करें। फिर हम चले इनको डिटेल्स में उस तरह नहीं पढ़ते। अच्छा ये अब एक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट मीन्स के जो जो एक डिलीवरी होती है ना, या जो कार्गो होता है जिसमें आपकी मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो आप किसी को सेल कर रहे होते हो, तो उस बंदे को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए एक अलग से लॉ है। कौन सा लॉ है? दिस एक्ट गवर्न कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग द ओब्लिगेशन of the seller and the buyer, the transfer of ownership and the remedies available for breach of contract। ये एक ऐसा लॉ है, कराची से जनाब जो है ना
कुछ डिलीवरी करते हैं इस्लामाबाद के लिए। ये कराची में बैठे हैं, बिजनेसमैन है, मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, बिजनेसमैन। मैं इनसे चीज़ मंगवाता हूँ कराची की, कोई कराची का क्या मशहूर है, सॉरी कोई ऐसी चीज़ जो टेक्सटाइल की हम बात करते हैं, टेक्सटाइल की बात करते हैं, मैं इनको ऑर्डर करता हूँ कि आपने कराची से मुझे जो है ना कोई वाइट कपड़ा भेजना है, कोई जो है ना 2 टन भेजना है वाइट कपड़ा, वो अच्छा हो। हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कहता है आपको विद इन ए वीक आपको ये चीज़ पहुंच जाएगी, क्योंकि आगे विद इन ए वीक के बाद मैंने वो चीज़ फर्दर मैंने सप्लाई करनी है, यूके करनी है, यूएई करनी है। मैं इनसे चीज़ें लेता हूँ, आगे जाके बेचता हूँ। ठीक, मैंने इनको कहा कि आप जो चीज़ मुझे देंगे अच्छी देंगे, टाइम पे पहुंचाएंगे, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, अगर कुछ भी कोई चीज़ हुई तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। ये कहता है ठीक है। ये मैं ये इसको कहता हूँ कि आपने हफ्ते के अंदर ही चीज़ पहुंचानी है, ऐसे नहीं हो हफ्ता गुजर जाए और 10वें दिन आ रही हो तो आपको फिर पे करना पड़ेगा। ये कहता है ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर ये इसकी भी कुछ मेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं। कहता है सर मैं अगर आपको एक हफ्ते में चीज़ पहुंचाऊंगा ना, तो आप मुझे जैसे ही चीज़ पहुंचे मुझे मेरी अमाउंट वापस क्लियर करेंगे। कहता हूँ ठीक है। वो ये कहता है मुझे कैश चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, मैं कहता हूँ जो आप कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। ठीक है, जिस तरह की इसकी कुछ कंडीशन है, कुछ इसकी हैं, हम दोनों आपस में, अगर कोई भी एक बंदा वायलेट करेगा तो उसके ऊपर आप फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। उसमें बेसिक ये बता रहा है कि ये वाला जो एक्ट है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें लाइबिलिटी एंड ड्यूटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बायर एंड परचेजर बताई गई है कि आपकी क्या जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी हफ्ते के अंदर ही उस चीज को पहुंचाना। दूसरी आपकी जिम्मेदारी है चीज को सही सलामत पहुंचाना। लाइक ए कोरियर, टीसीएस एक ऐसी सर्विस है, आपसे पैसे लेते हैं, आपकी चीज को सही सलामत उधर तक पहुंचाते हैं। अगर उस चीज की सपोज करें इन बिटवीन कोई आपका डॉक्यूमेंट्स कहीं वो गुम कर देते हैं, तो उसका लाइबल कौन है, कोरियर वाले। तो इस तरह की चीजों को दोनों पार्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, दोनों की लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज बताने के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो पर्टिकुलर चीज के बारे में। उसके बाद दूसरी है सेल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। उसके बाद है द कंज्यूमर राइट्स एक्ट। आप लोगों को नींद आ रही है या जनाब? मुझे लगता है इंटरेस्ट थोड़ा आप लूज कर रहे हैं। टाइम भी है काफी नमाज में। सर क्या बात है? हाँ? आपको कहीं समझ में तो नहीं आ रही ना चीजें? हैं? अब आप हाँ भी कहेंगे तो भी जब फंसेंगे, ना भी कहेंगे तो भी फंसेंगे। हैं? समझ में नहीं आ रही ना आपको? चल नेक्स्ट स्लाइड करें, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करें। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। हर एग्रीमेंट क्या है? बस हर एग्रीमेंट क्या है? हर कॉन्ट्रैक्ट फिर एग्रीमेंट भी है, ऐसे ही है। कौन सही बताएगा? हाँ, इधर बात कर रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टी। A legally binding contract is voluntarily agreement reached between the parties that is enforceable in law। कहता है कि दोनों पार्टीज की वॉलंटियरली रजामंदी हो कोई भी चीज लेने या देने के अंदर। ठीक है, कोई चीज जब आप कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हो, दो या दो से ज्यादा हो और उनके ऊपर वो बाइंडिंग होता है, जब रिटर्न होती है चीजें तो वो उन दोनों के ऊपर बाइंडिंग है। बेसिक ये आपकी एक डेफिनेशन है। अब इसकी कुछ जूरिस्ट हैं, कुछ लॉ के फिलोसोफर हैं, वो अपने जबान में क्या कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करें।
एक है जॉन सालमंड है, और ये डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय पोलेक, ये क्या कहता है? ये कहता है कि एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल एट लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। कोई वादा या कोई एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की जब मैं बात करूं तो इट मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कोई वादा या एग्रीमेंट तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ की मतलब ये रिटन भी होगा, ये वैलिड भी होगा, और ये दोनों साउंड माइंड लोगों के दरमियान होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। सालमन साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ओब्लिगेशन बिटवीन द पार्टी। जब मैं और आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी ये है, मेरी जिम्मेदारी ये है। सालमन कहता है जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज ऑफ बोथ पार्टीज इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए उनकी अपनी वो ओपिनियन है, उसके अकॉर्डिंगली ये उन्होंने अपनी डेफिनेशन बताई। क्लियर है? नहीं समझ में आ रही है? या तो ज्यादा आ रही हैं या बिल्कुल भी नहीं आ रही। मुदस्सिर, आप ये कितनी दफा पढ़ रहे हैं? ये पहली दफा पढ़ रहे हैं ना? नेक्स्ट करें। जो हम पहले बात कर रहे थे ये हम पढ़ चुके हैं। एग्रीमेंट की दो टाइप्स होती हैं, या सोशल होते हैं या लीगल होते हैं। जो लीगल होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं, सोशल होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते। जिस इसकी मिसाल है इनविटेशन फॉर डिनर, खाने पे बुलाना, सोशल एग्रीमेंट। ए प्रॉमिस टू सेल हिज कार टू बी, मैं किसी के साथ वादा करूं मैं आपको अपनी गाड़ी बेचूंगा, अगला बंदा ओके कहता है, तो वो आपकी एक में आ जाती है जब एग्रीमेंट लीगली जब। नेक्स्ट करें। एग्रीमेंट को बनाता कौन है? ऑफर प्लस एग्री एक्सेप्टेंस मिला के क्या बनाते हैं? एग्रीमेंट बनाते हैं। इसकी नेक्स्ट हमने यहां से शुरू करना है, आगे चलें, आगे करें। अच्छा, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की अब हम चीजें पढ़ते हैं मेजर, इन दोनों के अंदर दरमियान फर्क क्या है। एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्स करवाते हैं क्योंकि आप दोनों बाउंड हैं, रिटन एविडेंस है। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन से मुराद ये, an agreement is broader term than a contract, encompass both legally binding and non-binding arrangement. A contract is type of agreement that meet specific legal requirement. फॉर्मेशन से ये मुराद है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, कंसिडरेशन चाहिए, क्रिएशन ऑफ इंटेंशन चाहिए, और कैपेसिटी चाहिए। एग्रीमेंट में जरूरी नहीं है, आप किसी बच्चे को भी कह सकते हैं मैं आपको खाना खिलाता हूँ। क्रिएशन ऑफ इंटेंशन, कैपेसिटी, कैपेसिटी में आपकी वो एज आ जाती है कि साउंड माइंड भी हो और 18 साल से ऊपर भी हो, तो फॉर्मेशन जरूरी है। नेक्स्ट करें। कुछ इसके अंदर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो पहले पढ़ें, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, इंटेंशन टू क्रिएट रिलेशन। ये चीजें होंगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। एग्रीमेंट में क्या चीज होती है? एग्रीमेंट हमेशा कोई एक पार्ट लेक होता है उसमें, या कंसिडरेशन नहीं होगी, या लीगल कैपेसिटी नहीं होगी, या लीगल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब वो एग्रीमेंट ही सही नहीं होगा। तो ये फॉर्मल होता है कॉन्ट्रैक्ट, और एग्रीमेंट आपका फॉर्मल नहीं होता। ये आप पढ़ें, इसके इलस्ट्रेशन जैसे समझ में आ गई? टॉम एंड जेरी हैं, टॉम एंड हैरी हैं, आपस में वो बात करते हैं कि मैं आपको गाड़ी दूंगा इतने की, अगला बंदा कहता है ठीक है। ये उनके दरमियान जो आम अल्फाज में जो गुफ्तगू हुई है ना, वो उनके दरमियान एग्रीमेंट है, जुबानी एग्रीमेंट है। वो कहते हैं कि अगर हम इसको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाएं तो उनका राइट डाउन कर दें। जब राइट डाउन करेंगे इट मीन्स के इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ।
यू बोथ आर बाउंड। और फिर आप ऑटोमेटिकली उस इन्फोर्सेबल की जब बात आती है, इट मीन्स कि यू बोथ आर साउंड माइंड। साउंड माइंड होते हैं तब आपकी वो चीज होती है ना, अगर नहीं हो तो वो आपका फिर एग्रीमेंट ही नहीं बनता, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता। नेक्स्ट करें, यस नेक्स्ट करें। असेंशियल एलिमेंट, ये चीज आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट के समझने के लिए, दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन, दिस इज द बेसिक जो आपका पिलर आपने कोई किसी भी बिल्डिंग का जो पिलर होता है ना, जो आखिरी ढांचा मजबूत, वो ये चार चीजें हैं। कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए मरहत साहब ये चार चीजें जरूरी हैं। एक एग्रीमेंट होना, मीन्स के ऑफर और एक्सेप्टेंस दो पार्टीज के दरमियान। मैंने ऑफर की, आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया, एग्रीमेंट बन गया। उसके बाद कंसिडरेशन, मीन्स की गिव एंड टेक। मैं जो आपको चीज दे रहा हूं, मुझे आप भी बदले में कोई चीज दें और आपको भी बैक पे कोई चीज मिले। फिर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, आपकी और मेरी नीयत ठीक होनी चाहिए। मेरी और आप दोनों की नीयत वो चीज बेचने और लेने की होनी चाहिए। इससे नहीं हो कि मैं इंटेंशन मेरी है ही नहीं। इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट इन लॉ। इंटेंशन हमेशा देखी जाती है। द फोर्थ वन इज कैपेसिटी, मीन्स द पर्सन शुड बी साउंड माइंड, द पर्सन शुड बी अबव द एज ऑफ 18 ईयर। व्हाट इट क्लियर है? क्या है कैपेसिटी? जी जी पूछें पूछें। जैसे हम दो पार्टी ज्यादा भी एक पार्टी में ज्यादा है वो अपनी जुबान को दूसरी पार्टी उसको उसका वो किस तरीके बनाएंगे। बयाना क्या होता है? सिक्योरिटी के तौर पे दी गई, एज ए गारंटी दे रहा हूँ। आपका सवाल है, तो आपके पास वो जो ये जो चीज है ना, ये जो वो चेक है या जो सिक्योरिटी वाला वो जो बयाना है ना, दैट इज द एविडेंस। आप कोर्ट में जाके कह सकते हैं, आप कह सकते हैं या वो जिसके साथ ज्यादती हुई है वो जाके कहता है हमारा ये जुबानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसका पहला सबूत ये है, इसने मुझे 50,000 क्यों दिए हैं? कोई तो रीजन होगी ना। फिर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक केस चल रहा है, वो अब इसमें मतलब मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। एक बंदा था, एक स्कीम आती है, स्कीम ये आती है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील है ना, उनको एक सुप्रीम कोर्ट की सोसाइटी है, उनको ये प्लॉट मिलेंगे। तो प्लॉट कितने का है? सपोज करें 20 लाख का प्लॉट। जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है जिनका लाइसेंस है, 20 लाख लेके आओ, हम आपको ये प्लॉट देते हैं। होता ये है, भाईजान सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मैं नहीं हूँ। भाईजान के पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। मतलब इनके पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है, मेरे पास नहीं है। इसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। मैं इनके साथ एक डील करता हूँ, आपको प्लॉट चाहिए? कहता है मुझे नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ यार लाइसेंस आप अपना लगाओ, पेमेंट में देता हूँ। कहता है ठीक है, प्लॉट तो फिर आपका है। इसको अगर हम पाकिस्तानी उसमें देखें, ऐसे बंदे को ऑस्टेंसेबल ऑनर बोलते हैं। कौन? ये सेक्शन 41 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। वो कहता है ऑस्टेंसेबल ऑनर ऐसा बंदा जो सिर्फ नाम का है, ठीक है ना, उसकी असल चीज लेने देने वाला पीछे वाला कोई और बंदा है, इसको सिर्फ फंड पे किया हुआ। जिस तरह मैंने क्या किया, इसको कहा यार मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं है, इसकी जिंदगी में एक दफा आती है, आपको प्लाट तो वैसे भी नहीं चाहिए, फिलहाल आप प्लाट अपने नाम पे करवाएं, प्लाट तो मिल जाए ना, हम आपस में दोस्त हैं, बाद में आप मुझे ट्रांसफर कर देना। तो ठीक है, मैंने 20 लाख रुपए उसको दिए, उसने जाके जमा कराए उस पर्टिकुलर सोसाइटी को। उसने क्या किया, जो ऑफर लेटर होते हैं या अलॉटमेंट लेटर होता है, वो इनको भाईजान के हवाले कर दिया कि भाई ये आपका है। किसका नाम आ गया? इसका आ गया। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक फैक्ट होता ये है कि 1 साल के बाद भाईजान अल्लाह को प्यारे होते हैं, अल्लाह ना करे, लेकिन ये एक रियल केस है जिसकी मैं आपको बात बता रहा हूँ। वो अल्लाह को वो बंदा सुप्रीम कोर्ट का वकील प्यारा हो जाता है, उससे पहले वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है मेरे साथ।
उस कॉन्ट्रैक्ट में वो मुझे सारी चीज़ें लिख के देता है, तफसील बताता है कि ये प्लॉट मेरे नाम पे है, पैसे आपके हैं, मैंने फला तारीख को लिया था और ये अब आपके हवाले है। उसमें वो पावर ऑफ अटॉर्नी देता है। पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है? दो तरह की होती है, एक होती है जर्नल, एक होती है स्पेशल। जर्नल मीन्स का आप अपने हर राइट बता रहे हैं, उसको दे रहे हैं कि आप सपोज करें आपका भाई इंग्लैंड में है, ठीक है ना, आपके भाई के नाम पे इधर 8-10 प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भेजता है थ्रू मोफा। वो कहता है आपने सिर्फ मेरा पर्टिकुलर जो है ना प्लॉट सेल करना है, उसकी लेन देन करना आपको इख्तियार है, उस चीज को बोलते हैं स्पेशल। जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी में अगर वो कहता है ना कि जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी, यू हैव ऑल द राइट एंड एक्सेस ऑफ ऑल द प्लॉट, उसमें फिर इनके पास सब प्लॉट का वो आता है। वो बंदा उसको एक जर्नल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं, एक स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी देता है। उसमें कहता है ये जो मेरा प्लॉट है ना ये वाला, इसको आप बेच भी सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, नाउ यू आर द ऑफिशियल ऑनर बाय माय साइड। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ दिनों के बाद भाई अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। कानून के अंदर ये है कि अगर कोई बंदा मर जाए ना, उसका किसी के साथ एग्रीमेंट है ना, वो फिर नल एंड वाइड है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। जिंदा है तब ठीक है, जिंदा नहीं है, बंदा चला गया है, फिर आप देखें मरने के बाद आप कोई भी पुराने बैकडेटेड में कह सकते हैं, उनके बच्चों को कहेंगे यार आपके बाबा के पास मेरे इतने पैसे बचते हैं। तो कानून ऐसे एग्रीमेंट्स को, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इतनी उसकी वैल्यू नहीं होती। अब इस बंदे के पास सिर्फ एक ही सबूत है, क्या? वो एग्रीमेंट। अब आपके नजदीक इस बंदे के पास और क्या रास्ते हैं, क्या कर सकता है उस प्लॉट को हासिल करने के लिए? बताएं, बताएं जनाब। कुछ वकील हजरात आप लोग बनने जा रहे हैं तो घर वाले नहीं मान रहे, उस वक्त आप कहीं और थे। सुप्रीम कोर्ट का वो वकील बन चुका है, फिर नहीं मिलते। देखें सोसाइटी के अंदर उसके नाम का प्लाट है, ऐसे ट्रांसफर ऐसी चीजें नहीं होती। अब सोसाइटी कहती है ये प्लाट तब ट्रांसफर होगा जब उसके घर वाले, जब तक लीगल हेयर जो होते हैं ना वो नहीं आएंगे तब तक वो नहीं हो सकता। दूसरा, कोर्ट, यस, कोर्ट का ऑर्डर विच मैटर, कोर्ट सबूत मांगती है। अब इसमें आप अपनी एक लीगल माइंड यूज करें। हाँ, हाँ कोई रिकॉर्ड होगा, वो है उसके बाद, वो सारी चीजें हैं उसके बाद। केस कौन? जी जी बताएं मुझे सर। मैं मिलवा दूंगा आपको बंदे से, आगे वाली बात। कौन सी जानकारी निकालें? बंदा हम चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, क्या जानकारी निकालेंगे? आप गए थे उनके घर वालों के पास, घर वालों ने कहा अगर अब्बा जी का इस्लामाबाद में प्लाट है तो हमारी लॉटरी खुल गई है ना, हम तो नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा आपको तो हम जानते ही नहीं, आप हमारे अब्बा के कहीं दोस्तों में थे ही नहीं। अब बताएं। तो मतलब आपके पास रिटन एविडेंस क्या है? मैं, ये मेरा बेसिक सवाल था। हम्म। पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है? आई मीन के मेरा सवाल है, आपको क्या लगता है जज की तरफ से क्या फैसला आएगा, या हक में आएगा तो क्या चीजों को मद्देनजर रखते हुए, अगर अगेंस्ट आएगा तो आपको एक फेवर मिलनी है, वो क्या मिलेगी? और कोई बात बता, अगर अगेंस्ट आता है तो क्या आपको चीज मिलेगी? नहीं, ये बात नहीं है। और बात बताएं, अगर अगेंस्ट आता है तो आपको फिर भी एक फायदा होगा।
क्या कहते हैं भाईजान, आप बताएं। जी जी, आप समझ में नहीं आई। रोज आप बताएं, ऊपर से जा रही हैं बातें। अच्छा, क्या लिखा था? यार अब इतना फैक्ट नहीं वो तफसील से। हाँ जी, इसी बंद करवाएं, इसको ऊपर कर दें। देखें, दो चीजें हैं। हक में फैसला आ गया तो अच्छी बात है, हक में नहीं भी आया ना, जब अगेंस्ट भी आएगा ना, तो कोर्ट इतना जरूर डायरेक्शन देगी उनके बच्चों को कि एटलीस्ट इनके 20 लाख जो डिपॉजिट हुए ना, वो तो वापस कर दें। ठीक है ना, वो वापस हो जाते हैं। फिर आप देखते हैं क्या होता है उस केस में। तो ये आपके 4 पिलर्स हैं ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विच आर मोर इम्पोर्टेंट। आपकी जितनी भी चीजें आगे चलनी है वो इन 4 के ऊपर चलनी है। कौन कौन सी हैं? कंसिडरेशन क्या है मरोज? अगर सपोज करें मैं आपको ऑफर करता हूं पेन, कि मैं आपको दे रहा हूं, आपसे कोई एक्सेप्टेंस में कोई चीज नहीं ले रहा वापस में, तो क्या ये प्रॉपर एग्रीमेंट है? क्यों नहीं है? इंटेंशन टू क्रिएट, इससे क्या मुराद है? आप ना बताएं, आप बताएं। मौकफ पे कायम रहना अलग बात है, इंटेंशन टू क्रिएट, ठीक है ना, आपकी नीयत हो कि वाकई में मैं कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाह रहा हूँ। ऋषा आगे करना। अच्छा, जो बंदा ऑफर करता है, द पर्सन हु मेक द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर, द पर्सन हु एक्सेप्ट द ऑफर इज कॉल्ड ऑफरी। ये ऑफर है, ये सिंगल बंदा है, ये इंडिविजुअल। इससे इस तरह की उसको बोलते हैं बायलेटरल। बायलेटरल ऑफर, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट या बायलेटरल एग्रीमेंट, क्योंकि ये दो बंदों के दरमियान है या दो पार्टीज के दरमियान है। समझ आ गई? ऑफरर जो बंदा ऑफर करता है, ऑफरी जो एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट करें। इसमें ये जो 10 लोग हैं, ये इनको ऑफर कर रहा है, इट मीन्स के पब्लिक एट लार्ज को कर रहा है या यूनिवर्स या यूनिलेटरल है। इसको ऑफरर बोलते हैं। ये मेनी ऑफरर्स आ गए, मेनी ऑफरीज आ गए, जो 100 लोग हैं एक्सेप्टेंस करने वाले आ गए। क्लियर? आप मुझे इसकी पूरी अमाउंट जो देंगे ना, वो केस में होगा, ना चेक होगा ना ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। तो ये आपको केस कब देंगे? गाड़ी कर दूंगा, केस भी आपको करेंगे। ये ए की तरफ से ऑफर है। बी अगर उन्हीं बातों को मुकम्मल तौर पर कहता है, ओके एग्री करता है, जब मैं आपसे कल गाड़ी लूंगा तो कल आपसे क्या पैसे दूंगा, वो भी कैश में, इट मीन्स कि ही एक्सेप्टेड द वे ए द ऑफरर, जो उसने ऑफर किया ना, जिस तरीके से बंदा ऑफर कर रहा है, उसकी सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, तो आपकी पार्ट से क्या बन जाती है? एक्सेप्टेंस बन जाती है। सिंपल, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जी, तो सवाल नेक्स्ट करें। ईशा नेक्स्ट करना। ये रिपीट करूं? अच्छा, आप आपका दोस्त है शहरियार, उसके पास एक गाड़ी है, करोड़ा मॉडल है, नया मॉडल है, वो बेचना चाहता है। वो आपको स्पेसिफिक ऑफर करता है कि ये नई गाड़ी 2025 मॉडल है, मैं आपको ये 50 लाख की बेचूंगा, तो इस शर्त ये आप मुझे 50 लाख की बेच देंगे, वो भी कल में, तो मैं आपको गाड़ी दूंगा। अब ये इसके पार्ट में क्या थी? ऑफर थी आपको। आप उन्हीं बातों को कहते हैं, ओके शहरियार भाई, मैं आपको कल इतने बजे जो आपने टाइम बताया है, कैश अमाउंट आपको दूंगा। इसके तरफ से ऑफर थी, आपने उनकी सब चीजों को, उनकी कंडीशन को समझा। कंडीशन क्या थी? कैश पेमेंट। और दूसरी कंडीशन क्या थी? कल के दिन में आपको, कल के दिन में दोनों चीजों को अप्लाई करना है, दोनों चीजों को फुलफिल करना है। इट मीन्स यू एक्सेप्टेड एज ऑफर। या अगर बजाय आप इस चीज को काउंटर करें, आप
आपने नहीं शेरिया मैं आपको 50 लाख में नहीं 40 लाख में दूंगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको काउंटर ऑफर बोलेंगे। पहले वाली ऑफर रिजेक्ट हो गई, खत्म हो गई। अब आपने इसको नहीं प्रपोज कीजिए, ये बेसिक डिफरेंस है। तीसरी चीज है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। इसका बेसिक जो मतलब है वो ये है कि जब दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे शेरिया और आपका नाम क्या है? शेरिया और रमेश की जो हम बात कर रहे थे कि ये दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं गाइडिंग का, तो भाई रमेश की ये शेरिया की नीयत होनी चाहिए कि मैं वाकई में कल इसको गाड़ी देने जा रहा हूँ। उस नियत के लिए वो कल को गाड़ी उस जगह से उस टाइम पे प्रॉपर लेके जाए, नया मॉडल लेके जाए। इट मीन्स हिज इंटेंशन इज टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। और अगला बंदा 50 लाख रुपए के टाइम पे लेके आता है, इट मीन्स के हिज इंटेंशन टू एक्सेप्ट और टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो आप दोनों की इंटेंशन मैटर्स अ लॉट इन ए कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ में आ गई? ये बेसिक इसका इंटेंशन का, लेकिन आप पढ़े करते। The parties must intend to create legal relations for a contractor to be legally binding. This means that they must have a serious intention to be bound by the terms of the contract and not just make a mere social or social or domestic arrangement. For a contract to exist, the parties must have a mutual intentions to create a legal binding agreement. In commercial dealing, misintention is usually presumed, but it can be challenged with clear evidence to the contrary, such as express wording indicating that the parties do not intend to be bound. The use of phrases like subject to contract can help clarify this intention, but it is not always conclusive. To avoid the possibility of illegality, binding agreement arising inadvertently, parties may use preliminary documents such as heads of terms, letter of an intent, or memoranda of understanding. Although these documents may not have a legal binding effects, they may still be morality binding and set expectation for parties as they move forward with negotiations. इसमें दो चीजें हैं। पहली बड़ी बात है इंटेंशन टू क्रिएट। इंटेंशन टू क्रिएट वर्ड itself describing that there should be clear intention of both parties that they are willing to enter into the contract. पहली चीज आप दोनों पार्टीज की विलिंगनेस होनी चाहिए विद फ्री कंसेंट। दूसरी चीज इसमें वर्ड है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड या म्यूचुअल मीटिंग्स ऑफ योर माइंड, जो दोनों की हम ख्याली होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में। जब म्यूचुअल की बात आती है विद फ्री कंसेंट मीन्स कि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं और आपको पता भी है, यू आर फुली अवेयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशन क्या है। इंटेंशन ऑफ बोथ पार्टीज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ माइंड या बोथ से ज्यादा है। तीसरी इसमें एक चीज बात कर रहा है, सपोज करें आपकी क्या चीज शो करती है। इस तरह मैंने बात की शेरिया अगर गाड़ी बेचना चाहता है तो शेरिया शुड बी ऑन टाइम टू द नेक्स्ट डे, गाड़ी भी हो साथ में न्यू मॉडल का होगा तो टाइम पे भी हो। अगले बंदे की इंटेंशन आप कैसे जज करेंगे, वो कैश पेमेंट के साथ आया हो वो टाइम पे आया। इट मींस कि दोनों बंदे दोनों पार्टी चाहते हैं कि हम अपनी चीज को लीगली तरीके से लेके दिस इज द बेसिक जी, दोनों का इंटरेस्ट है। हाँ, दोनों का इंटरेस्ट है। तो समझ में आ गई इंटेंशन ऑफ क्रिएशन। तो इंटेंशन ऑफ बोथ पार्टीज इज वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ योर कॉन्ट्रैक्ट। यस करेक्ट। इसके बाद आता है कैपेसिटी या कंसीडरेशन। कंसीडरेशन बेसिकली आती है गिव एंड टेक, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट आपका तब तक नहीं होगा जब तक गिव एंड टेक। दो या दो से ज्यादा जब पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो
शरिया अगर अवेज को कहता है मैं आपको गाड़ी मुफ्त में दे रहा हूँ, तो इट कैन बी गिफ्ट, गिफ्ट भी हो सकता है, वो गाड़ी चैरिटी भी हो सकती है, वो गाड़ी आप मल्टीपल उसको नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस गाड़ी को उसको देनी है, उससे पैसे लेने हैं, तो आपने गिव एंड टेक करना है। गिव एंड टेक से मुराद है आपके लिए कंसिडरेशन वैसा हो, उसके लिए कंसिडरेशन जानी, दोनों का देयर आर सम एक्सटेंट बेनिफिट होना जरूरी है। अगर एक पार्टी का बेनिफिट हो रहा है, दूसरे का कुछ भी नहीं हो रहा, तो वो ऐसा समझे कि कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नहीं तो कौन है। समझ में आ गई? आप ये पढ़िए। हाँ, consideration is a fundamental concept in contract now, which requires that the promise must be fulfilled by something given or from. promise in written. Consideration is the price of value each party must provide to make a contract Binding. Binding. It can be फॉर्म ऑफ प्रॉमिस वादे की सूरत में, एक्ट की सूरत में, फॉरबेरेंस विदाउट कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विल ओनली be enforceable if it is made by deed. Consideration must be sufficient but need not be a education. Very answer picture. A third party cannot enforce a contract unless the contract falls under the Contracts Rights of Third Parties Act. Act section which allows third parties to enforce a contract if the contract expressly permits it or if the contract purports to give a benefit to the third party. कंसिडरेशन में वही 3 से 4 बेसिक चीजें आ रही हैं। एक तो बताइए कि गिव एंड टेक, गिव एंड टेक मल्टीपल शक्ल में हो सकता है। या तो आप उस वक्त कैश ले रहे हैं, कैश नहीं ले रहे, तो कैश के बजाय आपको उसकी सर्विस भी ले सकते हैं। सर्विस से मुराद क्या है? शरिया कहता है मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ 50 लाख की, आपने आपके जाने पहचाने शहर के एक मशहूर लॉयर है, आपकी फीस भी बड़ी महंगी है, तो ये मेरे पार्ट पे गाड़ी रखें, आप मेरी कंपनी के लीगल मैटर से आप डील करें, सर्विसेज आप हैं। अब अगर गिव एंड टेक तो होगी ना, वो बंदा अगर अपनी लीगल जो है ओपिनियन, लीगल एडवाइजरी के तौर पे अपनी सर्विसेज उसको दे रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कहता है कि किसी भी फॉर्म में कोई चीज आपकी तरफ से देना या लेना इज लाइक ए कंसिडरेशन। वो एक हो सकता है, वो कोई मटेरियल की चीज हो सकती है, या इट कैन बी सर्विस। दूसरी किस तरह हमने कहा ना कि कंसिडरेशन अगर एक बंदे को नहीं मिलेगी तो कंसिडरेशन नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सेप्शन है, डीड। डीड का मतलब है, डीड क्या होती है? व्हाट इज डीड? Deed is also an agreement. Agreement. किसको कहते हैं? तो नेकी। डीड क्या है? जब आप बताएंगे थोड़ा। डीड मुआवजा। डील कोई चीज हमने खरीद लिया उसका डील। डीड मुआवजा से आप अपना बताएं, आपको अभी तक क्या समझ में आई? ये जब बता दें क्या समझ में आई? डीड भी कोई इसी की कोई शक्ल है, इसका सेल डीड आमतौर पे होती है। हाँ कि दो पार्टियां कोई सेल पर सेल कोई चीज करती है, हाँ। आपस में सेल डीड हाँ उसको करती है। तो उसमें भी जिस तरह एग्रीमेंट टाइप या कॉन्ट्रैक्ट टाइप इस टाइप की कोई चीज है उसकी। लेकिन वो एक बात इसमें कह रहा है कि एक्सेप्शन उसने बात की विदाउट कंसीडरेशन अगले बंदे को फायदा नहीं हो रहा। A contract will only be enforceable if it is made by deed. These are the essential parts of particular contract. Okay, ये कहता है। इस तरह बेसिकली डीड ये होती है कि जैसा सेल डीड होती है या कोई और चीज। डीड के मल्टीपल टाइप हैं। हम एक डीड ये समझते हैं, दादा मरते वक्त नसीहत करके गया, ये मैं चीज अपनी इसको दे रहा हूँ, सपोज करें कि मैं ये, अब वो गिफ्ट में भी आती है
उसको गिफ्ट डीड बोलते हैं। अगर वो सेम चीज सेल डीड में अगर वो बंदा अपना नहीं फायदा नहीं ले रहा है, अगले बंदे को बिठा के कह रहा है कि मैं आपको दे रहा हूँ, अगला बंदा एक्सेप्ट भी कर रहा है, लेकिन दादे को कोई कंसिडरेशन तो नहीं मिल रही है। गॉट इट? तो इससे बेसिक मुराद ये है कि वैसे कंसिडरेशन हमेशा दोनों को फायदा देती है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन लाइक गिफ्ट डीड, सेल डीड, दो तीन कोई मॉर्गेज को लैंड के कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके अंदर हम कुछ डीड करते हैं, उसमें अगला बंदा दिखाते वक्त वो कहता है मैं इसमें आपसे कुछ नहीं लूंगा, तो उसको फायदा नहीं मिल रहा होता। देयर आर सम एक्सेप्शन। लेकिन आपने तुमको देखना है कि कंसिडरेशन बेसिकली क्या है? कंसिडरेशन क्या है? गिवन एंड टेक। जहां ऑफर होगी तो एक्सेप्टेंस जो बंदा करेगा वो भी उसको कुछ समथिंग किसी भी शेप में दे सकता है, एंड सर्विसेज हो, एक्ट हो या मटेरियलिस्टिक कोई चीज। नेक्स्ट है ये पढ़ना A promise. अभी पढ़ें। A promise is to sell party. A promises to sell. A promises to sell party B a car for $50,000. $5,000, and party B promised to pay $5,000 to party A in exchange for the car. In this case, party A promised to sell the car is quoted by party B, promised to pay $5,000 with constitutes consideration. Another. एक बंदे के लिए गाड़ी कंसीडरेशन है, दूसरे बंदे के लिए पैसा या केस कंसीडरेशन। देयर शुड बी कंसीडरेशन बिटवीन टू पार्टी, देन आपका एक एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक हो जाता है, फुलफिल हो जाता है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट की लाइन भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट। अच्छा, अब ये चीजें ये इसको लिख दी अपने पास। ये किसी भी अगर आप चाहते हैं ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तो उसके अंदर आपने हमेशा ये चीजें जरूर देखनी। अगर आप बीइंग ए लॉयर हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई क्लाइंट अपनी प्रोपोजिशन डिस्कस करता है, या कोई आपका भाई, वालिद साहब, बहन, अम्मा कहीं किसी का कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं किसी भी तरीके का, ट्रांजेक्शन का, कोई बिजनेस डीलिंग का, तो आपने कहना इन चीजों का बहुत ख्याल रखें। सपोज दैट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, आपकी तरफ से ऑफर हो या उसकी तरफ से, ये समझ के ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंडली लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन से मुराद है आपकी कुछ ड्यूटी है, कुछ उसकी ड्यूटी है, व्हिच यू हैव टू कंप्लाई। थर्डली लॉफुल कंसीडरेशन। लॉफुल कंसीडरेशन से मुराद है जो मैं आपको बदले में चीज दे रहा हूँ, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल। मैं सपोज मेरे सर को कहता सर मैं आप मेरा ये छोटा सा काम करें, वो कहता है मैं कर दूंगा, मैं कहूंगा मैं आपको उसके बदले में 2 कलाशनकोफ दूंगा। क्या वो कलाशनकोफ लीगली ऑब्जेक्ट लीगली है कि नहीं है? वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उस तरह की चीजें हमारे कानून के अंदर क्या है, इलीगल है। तो आप कभी भी कंसिडरेशन में कोई इलीगल चीज नहीं दे सकते, ना ही पेश कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ पार्टी से मुराद है दोनों पार्टीज की उम्र जो है ना 18 साल या 18 साल से अबव होनी चाहिए, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, देयर शुड बी साउंड माइंड, वो दोनों पार्टीज के लिए। फ्री कंसेंट से मुराद ये है कि आप दोनों पार्टीज अपनी रजामंदी से उस चीज को एक्सेप्ट करें। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना आपकी, वो फ्री कंसेंट हो। अच्छा, ऑब्जेक्ट, जिस तरह कंसिडरेशन बात की ना, मैं सर को उसके बदले में वो चीज दूंगा इलीगल, तो वो सही नहीं है। इसी तरह जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, वो भी सही होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट से मुराद है मैं इनको कहूं कि आप जाके 4 बंदों का कत्ल करो तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की पहली बुनियाद ही इलीगल चीज के ऊपर है। कत्ल करना क्या है, इलीगलिटी के अंदर आता है। तो आप अगर वो चीज करेंगे भी सही, तो आपको वो चीज बदले में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपका जो ऑब्जेक्ट था ना, इट वाज द इलीगल। तो आपने उस चीज का भी ख्याल रखना है। सर्टेनिटी, अच्छा, इन राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन इट मीन्स योर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिटन कॉन्ट्रैक्ट।
written agreement. Certainty of terms, it means those clauses, conditions, terms should be very clear, अगला बंदा उसको समझ पाए. आप उन वर्ड्स के अंदर देयर शुड बी नो एम्बिग्यूटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. दोनों बंदे उस पोजीशन में हो उसको परफॉर्म करने की. इस तरह मैं कहूँ कि मेरे लिए जो आसमान से तारे लेकर आएगा उसको मैं इतने रुपीस दूंगा. अब आसमान से तारे लेके आना, इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द टास्क उस बंदे के लिए. तो ऐसी चीज, ऐसे मामलात करो जो दोनों पार्टीज के लिए पॉसिबल हो. गॉट इट? इसमें कोई कंफ्यूजिंग कोई पॉइंट हो? साइड वाले से पूछें. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस से मुराद है मैं कोई ऐसी शर्त रखूं जो आप उसको मुकम्मल ना कर सकते हो. मुकम्मल जैसे कि मैं आपको जिस तरह आसमान वाली बात है, इसके अलावा वो कौन सी बात हो सकती है? मैं कहूँ आप यूएस के प्रेसिडेंट लग जाएं तो मैं आपके लिए ये करूंगा. अब आपके लिए वो थोड़ी नामुमकिन है, आप नहीं उसको उस तरह भी कर सकते. तो ऐसी चीज, ऐसी शर्त जो आपके लिए परफॉर्म करना सही ना हो, वो आपके लिए नामुमकिन हो वो चीज. ये जब चीजें होती हैं किसी भी दो पार्टीज के दरमियान, देन योर कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, या वैलिड आपका वो परफॉर्मा बन जाता है. तो भाई साहब उसमें एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो जब आपको पता है 1 करोड़ देने की हमारी हिम्मत नहीं है? तो आपने ये देखें कुछ चीजें हैं, ये फ्री कंसर्न. आप जबरदस्ती तो नहीं है ना, आप उसको कहें 1 करोड़ नहीं 1 लाख रुपए कर ले, मैं करके दे दूंगा. नहीं, पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? वो इंसान है. अगर देखें कुछ चीजें इस तरह की जो आपके दायरे इख्तियार से बाहर हैं, जिस तरह तारे तोड़ के आना, ये अब देखें वो बंदा है, वो किसी को भी कह सकता है कि यार मुझे 1 करोड़ दो, मैं आपको कुछ ना कुछ कर दूंगा. तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन उसको अपनी उस चीज का पता होना चाहिए, वर्थ का, कि यार क्या फ्री कंसेंट है कि नहीं है. दूसरी कैपेसिटीज के अंदर दोनों चीजें आती हैं. एक तो वो आती है आपकी एज भी आती है, दूसरी आपकी परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी वाली चीज भी आती है उसके अंदर. सर क्लियर है? अगले हफ्ते आप लोगों का एक ग्रुप डिस्कशन है. एक केस है फार्मास्यूटिकल वाला, उसमें आप कितने हैं? 4 9 10 11 12 15 15, 7 एक तरफ होंगे, 7 दूसरी तरफ होंगे. प्लेंटिफ को कौन रिप्रेजेंट करना चाहेगा? एक होते हैं प्लेंटिफ की तरफ, एक होते हैं डिफेंडेंट की तरफ. ये आपका एक टास्क है. केस क्या है? चलें केस पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ते हैं, केस की तरफ जाते हैं, ताकि फिर आपने 7 एक तरफ होंगे, 7 दूसरी तरफ होंगे. फिर आप अपना एक चॉइस बता देना, मैं लिख लूंगा. अगले हफ्ते आपकी स्टार्टिंग में डिस्कशन होगी 30 मिनट की. उसमें यू बीइंग द अटर्नी, यू बीइंग द काउंसिल ऑफ दैट क्लाइंट, आपने अपने सब पॉइंट्स बताने हैं कि आपका केस तगड़ा क्यों है, आपका क्लेम स्ट्रॉन्ग क्यों है. उसके लिए आपने 3 चीज़ों को हमेशा देखना है. एक तो आपने लीगली देखना होता है उस चीज़ को कि भाई आपके पास लीगली क्या बैकिंग है. दूसरी आपने फैक्चुअल देखनी है, क्या फैक्ट्स आपके हक में है कि नहीं है. तीसरी क्या हो सकती है? तीसरी लॉजिक्स, आपकी जस्टिफिकेशन क्या है, आपकी लॉजिक क्या है बीइंग ए लॉयर, आपकी फाइंडिंग क्या है, आपकी उसके ऊपर रिसर्च क्या है. इसके लिए आपने ये तीनों चीजें रिटर्न में लिख के आनी है. इधर बैठ के आपने जो है ना डिस्कशन करनी है. राइट, शाम को हो जाएंगी क्या? नेक्स्ट करना. ऋषा नेक्स्ट करना. अच्छा, अब इनको हम थोड़ा मजीद इसको एलाबोरेट करते हैं. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपको पता है, तो नेक्स्ट करें.
लीगल ऑब्लिगेशन दिशा पढ़ लेंगे। Parties to an agreement must create legal obligation. Means that if one party does not fulfill his promise, shall be liable for breach of contract. Example: he offered to resell his home for $50 contract and his legal obligation. देखें, लीगल ऑब्लिगेशन वो है आपके ऊपर कुछ कानूनी तौर पे कुछ एक कहते हैं ना जिम्मेदारी है। अगर आप उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो आपको कानून क्या कहता है भाई, फिर आपने डैमेजेस कर देने हैं या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या आपको फाइन भी लग सकता है। तो लीगल ऑब्लिगेशन जब आती है ना, जब आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों पार्टीज को डर होता है कि भाई अगर किसी ने वायलेशन की तो उसके ऊपर कुछ भी कानूनी पीछे उस बंदे को सपोर्ट है। Got it? लॉफुल कंसिडरेशन, इसको अगेन पढ़ लें ताकि मजीद आपकी वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। For valid contract, it must be lawful. बीच में रख दें। Made by one party for the promise of the party. Contract is enforceable only when both the parties agree at stake something, take and take something. That something given or taken is called consideration. Example: a promise return is called B for 1 million. For A, the 1 million is consideration, and for B, the car is. एक के लिए कोई एक गाड़ी कंसिडरेशन होगी, दूसरे के लिए वो पैसा कंसिडरेशन होगा। सिंपल। अब ये जो चीज़ है ना जो आप ले एंड दे रहे हो, वो चीज़ जो एक्सचेंज दो पार्टीज के दरमियान हो रही है, वो जो है ना जो आपकी पर्टिकुलर चीज़ है वो सही होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल से मुराद में जब भी लॉ या लीगल वर्ड यूज़ करूँ, इट मीन्स के दैट पर्टिकुलर मटीरियलिस्टिक कोई भी चीज़ होती है वो आपके मुल्क में उसको गैर कानूनी ना हुआ हुआ। जिस तरह ड्रग की आप सप्लाई करें, आर्म्स की सप्लाई करें या आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग करें, इस तरह की चीज़ें आपके मुल्क में क्या हैं, बैंड है। तो इनकी आप कंसिडरेशन कहीं भी नहीं कर सकते। करोगे तो वो उसकी जो बेसिक एसेंस है ना उस कॉन्ट्रैक्ट की वो खत्म हो जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज वॉइड, वो इलीगल है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट आप इन्फोर्स करा ही नहीं सकते। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अंदर, इसकी नेक्स्ट स्लाइड करें, बैक साइड करें, बस वो पढ़ें, कैपेसिटी पढ़ें। Of parties. Agreement is enforceable with the parties who are the competent to the contract. To be competent to contract, it is essential that parties are the age of majority has sound mind. Example: and a person of unsound mind having to sell his house as for needs to live. Not valid contract because I am unsound. मैं पूछ लेता हूँ भाईजान बताएं, मैं अगर अनसाउंड माइंड हूँ, मैं मुदस्सिर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मुदस्सिर की उम्र है 18 साल से 2 दिन कम, ठीक है ना, या उसकी 20 साल उम्र है, क्या हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा रिटन कॉन्ट्रैक्ट है गाड़ी के बारे में, इसने गाड़ी देनी है, मैंने उनको पैसे देने, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? नहीं, इसकी एज 20 साल है लेकिन मैं अनसाउंड माइंड हूँ, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना? नहीं, मेरी इंटेंशन है, मैं बिल्कुल गाड़ी देना चाहता हूँ मोबाइल ऑफिसर को, लेकिन मेरे साथ एक मसला है, मैं हूँ ठीक बिल्कुल लेकिन अनसाउंड माइंड हूँ गाड़ी के मामले में, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं होगा ये बताएं। आप ना बताएं ना, आप बताएं। वैलिड होगा ना? यस, कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा, क्योंकि मैं अनसाउंड माइंड हूँ। ये कैपेसिटी जो है ना वो खुद बताती है कि एक तो आप दोनों 18 साल से अबव होने चाहिए, उसके बाद दूसरी फॉरेन कंडीशन है कि यू शुड बी साउंड माइंड। साउंड माइंड से मुराद है आप, एक बंदे 50 साल के होते हैं लेकिन उनका जो है ना डिस्क हिली हुई होती है, जब हाँ दिमाग के तवाजुन ठीक नहीं होते। आपने मुझे कहा कि वो वैलिड है, वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है, तो लिखा वो वॉइड होता है। क्लियर है? तो ख्याल से अटेंटिवली सुने लेक्चर को। कैपेसिटी की जब भी बात आए आपने हमेशा आपने प्रोपोजिशन को विजिलेंटली देखना है। आपकी जो असाइनमेंट ब्रीफ है, अभी मैं थोड़ी देर में खोल के आपको थोड़ा उसका भी समझाऊंगा, उसके अंदर भी ये उसके अंदर पूरा प्रोपोजिशन जबरदस्त दिया हुआ होगा। एक जगह पे कहीं इस तरह का वर्ड होगा आपको समझ में नहीं आएगी, आप उसको जस्टिफाई करेंगे ये वैलिड है,
तो आंसर हमारे सामने आएगा, पता चलेगा ये तो इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि आपने एक चीज को देखा ही नहीं। इस तरह की प्रोपोजिशन को बड़ा गौर से देखें। लॉयर बीइंग, जब हम वकील, कोई क्लाइंट आता है ना, हम वो फैक्ट बताता है, वो कहानी बताता है, मेरे साथ ये हुआ तो ये हुआ तो ये हुआ। कोई भी जो लॉयर होता है ना, उसका दिमाग साइमल्टेनियसली 3 चीजों के ऊपर चल रहा होता है। एक तो वो उस टाइम देखता है उसकी वो जो बातें कर रहा है उसको कौन सा कानून प्रोटेक्ट करता है, कौन सी सीपीसी की, सीआरपीसी की प्रोविजन इसको सपोर्ट करती है, एक चीज। एट द सेम टाइम कौन सी इसके अगेंस्ट जा रही हैं। एक तो फ्रेम में वो चीजें चल रही होती दिमाग में, दूसरी चीज ये दिमाग में चल रही होती, ये जो कहानी बता रहा है, ये फैक्ट बता रहा है, एक्चुअल में ये फैक्ट इस तरह नहीं है। कौन सा वो बात कहाँ किस तरह बता रहा है वो पता चल रही होती है अगले बंदे को। तो आप उस वक्त इतना विजिलेंट रहें। और तीसरी बात, जब वो फैक्ट बताता है ना, कुछ चीजें कनेक्ट कर, तो वकील जो एक अच्छे माइंड का है ना, वो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, उनको डॉट डॉट को मिला के एक चीज को कनेक्ट करता है कि अगर आपने ये एक्ट किया तो इसके पीछे रीजन ये हो सकती है। अगला बंदा कहता है नहीं नहीं, मुझसे इंटेंशनली नहीं, ये मुझसे ऐसे ही हो गया, किसी का खून। तो कहने से मुराद है, जब आपके सामने प्रोपोजिशन आए तो सबसे पहले आप देखें कि क्या रिटन एग्रीमेंट है कि नहीं, साउंड माइंड है कि नहीं, 18 साल से ऊपर है, नीचे। एक बंदे का लिखा हुआ है 20 साल की उम्र, लेकिन आगे लिखा हुआ है ही इज अनसाउंड माइंड पर, या ल्यूनेटिक। सही बैठे हैं आप हैं? जस्टिफाई करेंगे, कोर्ट को कैसे कन्विंस करेंगे कि मेरे साथ जो मामला हुआ है ये फोर्सफुली हुआ है, नॉट विद माय फ्री कंसेंट। हाउ यू विल एक्सप्लेन टू द कोर्ट, हाउ यू कन्विंस टू द कोर्ट? नहीं, इसमें देखें मेलाफाइडी भी तो आपकी हो सकती है। मेलाफाइडी से मुराद है आपने एक दिन किया कॉन्ट्रैक्ट, सही दिल से किया, अगले दिन आप फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं, खुद कहते हैं नहीं नहीं ये तो मैंने दिल से नहीं किया, तो गन पॉइंट पे हुआ है। उस चीज को हाउ यू विल जस्टिफाई बिफोर द कोर्ट? असद, देखें कितनी उम्र है आप लोगों की? 18 साल से ऊपर हो ना आप? कितनी उम्र है आपकी? तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कोई तो थोड़ा वकीलों वाला दिमाग इस्तेमाल करो ना। गन पॉइंट पे दिखाएगा, इसको पढ़ें फैसल। Consent is free when it is obtained by force, undue influence, fraud, misrepresentation, or any kind of mistake. If the consent of the other party is not free, the agreement cannot become a contract. Example: A forced B at gunpoint to enter into a contract. अच्छा, वैसे फ्री कंसेंट से मुराद ये दोनों पार्टीज अपनी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट करें। इसमें चीजें लिखी हुई हैं 4 से 5 चीजें, अगर ये होंगी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट नहीं है। एक आता है बाय फोर्स, दूसरा आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा आता है फ्रॉड, फोर्थ वन इज द मिसरिप्रेजेंटेशन और एनी मिस्टेक। ये जब चीजें होंगी ना, इट मीन्स कि आपकी फ्री कंसेंट नहीं थी। अब इन 5 ये जो चीजें हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
कोई मुझे वन बाय वन बताएगा व्हाट इज द मिस रिप्रेजेंटेशन? जी, गलत गाइड करना। सपोज करें मैं रीशा को कहता हूँ कि रीशा आप जो है ना मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? आपको मैं किस तरह की बात करे बंदा, लिखें डिफेंडेंट की तरफ से लिखें, नाम लिखते जाए आप। सर आप जो आगे बढ़ने के बता रहे हैं बेचारे को आप पार्टिसिपेट करें ना, बताएं अपना नाम बताएं। ये जो अपने जैसे 7 हो जाए उसके बाद बाकी ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट में चले जाएंगे। के नाम है जाना पड़ेगा नहीं हुआ आपने ये आपने रिसर्च कर लिया फाइंडिंग आ जाएगी क्या है इसमें फाइंडिंग बता देता हूँ। Overall, the court decision was based on the distinction between an offer and delivery. In the requirement of the formality and coordination. Next, overall finding. The court found that the sale of products by Boots Chemist Limited was not an offer to sell, but rather an invitation to. The self-service display of goods was merely an invitation for the customer to make an offer to purchase. An actual offer was made by the customer at the pharmacy counter. Therefore, Boots Chemist was not an violation of the pharmacy and poison test where the sale of drugs was made under the supervision of the district court. ये तो चीज आ गई। अब जो बंदा प्लेंटिफ को डिफेंड करते हुए अच्छे पॉइंट लिखेगा, 5 नंबर एक्स्ट्रा है। ये फाइनल असाइनमेंट सर ये गलत बात है। अब ये हमारी तो आप ये इस तरह कर लेते हैं जो इतनी बेस्ड लॉजिक के साथ लॉ के साथ आएगा उसको दोनों साइड आप लोगों ने नहीं है बताओ ना, इनको मिशन के नाम लिखे साथ सब प्लेनेट में लिखे साथ एक तरह करें साथ एक डिपेंड करने के लिए आपने आज रात को घर जाके गूगल पे लिखना है फार्मास्यूटिकल फ्रूट वर्सेस फ्रूट के समरी खुलेगी। 2-4-5 वेबसाइट को ओपन करना, सारी तफसील मिलेगी। आप देखें अब जनाब जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं कंपनी को भाई वो सही है, आप अपनी वहां से पॉइंट निकालना है। तो आपने फैक्ट निकालना, फैक्ट की तरह पहला आता है कि दैट वाज रजिस्टर्ड फार्मेसी, सेकेंडली इट वाज डिस्प्लेड, not you were not offering to the customer. ये नहीं फैक्ट है। तो आपने कानून को देखना है, कानून क्या है उसकी पॉइजन एक्ट को देखना है, वो जस्टिस बैंक के साथ है लॉजिक अपने फैक्चुअल लीगली लॉजिकल आपने 10-15 पॉइंट अच्छे बना के आने, इधर एक तरफ ये बैठे एक तरफ ये बैठे। आपने अगर सपोज कर मैडम कहती है डिस्प्ले ऑफर, आपने बताया नहीं ये ऑफर नहीं थी, ये याद रखें दिशा ऊपर लिखते हैं 10 नंबर याद रखें 10 नंबर सर हमने यानी ये कहना है हमारा क्लाइंट दिशा और ऊपर ये डिपेंड करता है कि नहीं आपको ये तो जज मैं जज हूं एक्सरसाइज है ना, ये द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन आई एम द जज। आपने ये नहीं देखना कि फैसला किसके हक में हुआ किसके नहीं।
इसकी बेहतरीन वो कहते हैं ना एविडेंस, बेहतरीन लॉजिकल पॉइंट इंडिविजुअल है। आप उधर इधर बैठ के चुप करके बैठे होंगे, बाकी आपके ग्रुप वाले डिस्कशन कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आपके नजर बैठे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, हर बंदे ने अपना पार्ट लेकर, हर बंदे ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई अंदर से इस तरह नंबर हो रहा है तो नंबर कटेगा। आते हैं सर आप दिशा अहमद आयशा सनम ऑनलाइन अल्फा अब्दुल्ला इकबाल अब्दुल्ला इकबाल नहीं आया। बजीर हसन मैंने कहीं तो नहीं आया बजीर हसन जो एब्सेंट है उसको बताओगे कि नहीं मलिका वैद कमाल मोहम्मद हुरैर डार मोहम्मद अफनान सैद फैसल जमील मोहम्मद सुरेश मोहम्मद जैद खान अली अब्दुल्ला अली और समराबाद शहरियार अली रजा तारिक अली रजा तारिक मोहम्मद अहमद कौन सा ऐसा बंदा जिसने नाम नहीं लिखा है अच्छा एक 50 नंबर आपके 50 नंबर जो होंगे ना वो की आपकी परफॉर्मेंस और खिलाफ पार्टिसिपेशन के खिलाफ मद्देनजर रखते हुए नंबर एक आपकी असाइनमेंट होती है मेजर थ्री कल आज आपको मिल जाएगा, अगर नहीं भी मिली ना तो कल मिल जाएगा। कल मेरे खिलाफ में नेक्स्ट वीक में हम आते ही असाइनमेंट को गो थ्रू करेंगे, आपने करनी कैसे, रेफरेंसेस कैसे पुट करना है, बिब्लियोग्राफी कैसे डालनी है, उनकी आपने रिसर्च कैसे करनी है।
दूसरी चीज ये कि उसके जो नंबर आपको मिले हैं पास पीरियड है मेरिट है डिस्टेंस आपको उसकी एलिमेंट फाइंड करने के लिए डिस्टिंक्शन कैसे नहीं उसके लिए रेफरेंस डालने पड़ते हैं केस का लगाने पड़ते हैं ये टर्मिनोलॉजी की टूल फाइल अब ये चलें आपको कोई भी ग्रेड प्लॉट होता है सपोज करें उसका ग्रेड इनिशियल आपकी टीम के बेसिक आपकी स्टार्ट खुद से करता है मैं सपोज करो दिशा को 50 नंबर दिया हो पास पीरियड होता है लेकिन पूरी थ्रू आउट पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी रही तो इसमें मूव हो तो मैं अगर वो सामने मेरे नंबर हो मेरे पास रिकॉर्ड होगा मीट है मैं अगर देखो कि इसके नंबर 40 प्लस है तो 5 प्लस होगा तो एडिशनल दिस माय डेस्टिनेशन सबको पास है मेरिट ग्रेड है ना मेरिट है ठीक है उसके बाद की आईवी मींस इंटरनल वैल्यू मैं एक दफा ग्रेड दे दूंगा डायरेक्ट से मेरे ग्राफ पे सर का ये ग्रेड बनता है चाहिए यूपीए की पॉलिसी है कि उसके ऊपर काउंटर होता है कोई और टीचर ग्रेड को अगेन कर सकता है वाकई में इसको ग्रेड पास में मिला है सही मिला है या गलत मिला है डिस्टिंक्शन का डिजर्व करता था या अगर वो जो ग्रेड देता है तो हमको ग्रेड यूके देते हैं यूके की ईबी ठीक है वो जो ग्रेड आता है दैट इज योर फाइनल लेकिन मोस्टली ये होता है तो हम ग्रेड अवार्ड करते हैं आप लोग मोस्टली आपको वही ग्रेड में कैसे भी और आईवी से भी वही होता है क्योंकि हम अपनी लेकिन हम जब चेक करते हैं मुझे खुद टू बी वेरी ऑनेस्ट एक असाइनमेंट पे 4.5 से 5 आप 45 तो वर्ड लिखते हैं असाइनमेंट बनाते हैं 5 आपके ऊपर 18 से 15 वर्ड से आपकी असाइनमेंट में लिखता हूँ कि आपने कहाँ काम करते हैं तो हमारे ऊपर पूरा एक टेबल बना होता है पहले क्वेश्चन में आपने कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज यूज की है कौन सी नहीं जब मैंने आपको डिस्टेंशन दिया है फिर मैंने आपके साथ ग्रेड खराब किया है इट दैट टाइम भी आई हैव टू जस्टिफाई माय सेल्फ की वेरी कि वो सारे मूवमेंट रहते हैं ये रिसेंटली लास्ट मीटिंग में हमारे साथ हुई थी मेरे साथ आपके इधर के चेयरमैन है तो यूके ने आपकी पहली बैच का जो फर्स्ट बैच है उसका रिजल्ट अनाउंस किया काम करते हैं साल से उन्होंने लीगल में तो उन्होंने वो जब कमेंट देते हैं तो वो हमसे ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं कि भाई इसको आपने बाकी ये डिजाइन करता है ओके फाइनल तो वो कहते हैं कि मतलब नहीं करता तो वो एक लंबी फिट लेता है तो हम ये दिया कहने से मुराद बराए मतलब एक तो पार्टिसिपेशन के खिलाफ ये पार्टिसिपेशन के दो फायदे हैं मेरा तो ये होता है कि मैं आज पढ़ा चला कि आपकी ब्रेन फॉर्मिंग आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जो आपकी प्रेजेंटेशन ग्रुप डिस्कशन से आपके आइडियाज एक्सपेंड होते हैं कोई ओरल हो या रिटन हो उससे आपकी अपनी सराहत इंप्रूव हो तो बड़ा मतलब तो आपने ये जानने के बाद कह रहे हैं ये जो असाइनमेंट है ये मैं जो भी टास्क देता हूँ उस तरह का और मैं बताऊंगा माय टास्क मेरे अगले हफ्ते आपको असाइनमेंट मिली है ना वो यूनिवर्सिटी दैट इज योर फाइनल पेपर तो पहले दिन से आपने करना शुरू करना है मेरे साथ चलते रहना है कि हम ये काम दिखाते रहना मैं कहूँगा कि आपने ये तो नई लर्निंग स्टार्ट में कहा था कि आपने कैसे स्टार्ट किया वो एजुकेशन बेहतर गाइडेंस तो ये करके नाम जाता है इसको बात डायरेक्ट की करना इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट होता है हम ये मेरा नंबर है
आप अभी ऐड हो रहा है ना, तो वो पुराना चीजें